जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले जो एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 थी। तो ये लगभग 34-35 वर्षों के बाद हमें ये नई शिक्षा नीति मिली है और इस नई शिक्षा नीति में मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे बिंदु और लगभग सारे बिंदु नए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई अगर बिंदु नया है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत आशाओं से देखा है, वो है करिकुलर स्ट्रक्चर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर इन द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी अबाउट करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। तो अभी हम डिटेल में उन सब के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं जस्ट एक कोट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कि शिक्षा को वो किस रूप में देखते हैं, शिक्षा से वो क्या अपेक्षा करते हैं। तो उनका ये कोट है एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन विद दीज लाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इन दीज लाइन दे परसीव एजुकेशन एज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। अर्थात कि हम शिक्षा के द्वारा हम क्या चाहते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम जो मानव की जो पूर्ण क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को हम विकसित कर सकते हैं और इसके द्वारा जब मानव की, जब इंडिविजुअल की जब क्षमताएं विकसित होंगी, जब उसकी अंतर्निहित क्षमताओं का विकास होगा और इसके द्वारा हम जिस तरह का तर्क संगत और न्यायपूर्ण समाज चाहते हैं वो हम न्यायपूर्ण समाज विकसित कर सकते हैं। और इन दोनों के द्वारा व्यक्ति का विकास, उसके बाद हम जिस तरह का समाज चाहते हैं उस समाज का विकास और इसके द्वारा हम राष्ट्र विकास की परिकल्पना करते हैं। इसके अलावा ये एजुकेशन पॉलिसी इसी पैराग्राफ के लास्ट में कहती है कि हमारे पास जो एक सबसे बड़ी पूंजी है और जो सबसे बड़ी, जिसे बार बार बहुत सारे लोग जिसको हम रिपीट करते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है और यंग पॉपुलेशन कि वर्ल्ड की अगले जो दशक है उसमें भारत विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश होगा। तो अगर हमने इस आबादी को सही से ट्रेंड कर लिया, इसको हमने जिस तरह का हम युवा चाहते हैं, जिस तरह के हम नागरिक चाहते हैं, उस तरह से अगर हमने उनको ट्रेंड कर लिया तो ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी आने वाले समय में। और इसीलिए शायद आने वाला समय जो कहा जाता है कि भारत का है, तो ये जो सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो शिक्षा है। इसीलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको हम नई शिक्षा नीति कह रहे हैं, इससे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और इन्हीं अपेक्षाओं पर कैसे ये आगे काम होगा, कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा। तो सबसे पहला जो बिंदु जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसा मैंने पहले कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन ए न्यू 5+3+3+4 डिजाइन। कि इससे पहले जो हम सिस्टम की बात करते थे, जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की हम बात करते थे, वो 10+2+3 सिस्टम, अर्थात कि 10+2 हमारी स्कूली शिक्षा थी, यानी कि 12वीं तक की जो शिक्षा थी उसको हम स्कूल शिक्षा कहते हैं। लेकिन अभी भी हम 12वीं तक की शिक्षा को ही स्कूली शिक्षा कह रहे हैं। लेकिन इसमें नया क्या है, तो दो आपके सामने डायग्राम दिए हुए हैं। एक ब्लैक एंड व्हाइट है, वो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर होने वाला है, और जो न्यू पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर है वो कलर्ड तरीके से दिखाया गया है। तो इन दोनों में क्या अंतर है हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। कि जो अपर एज है वो तो 18 ईयर्स की है, कि कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी हमारा जो हमारा बच्चा है वो 18 वर्ष की अवस्था में ही हमारी स्कूली शिक्षा को पूरा करेगा। लेकिन जो मुख्य बदलाव है वो बदलाव आप देख सकते हैं कि पहले एक कहीं पर फाउंडेशन का अभाव और जो नई स्ट्रक्चर में एक फाउंडेशनल स्टेज को ऐड किया गया, अर्थात कि 5 ईयर जो थे उन 5 ईयर्स को एक फाउंडेशनल स्टेज के रूप में, कि एक इस तरह की स्टेज जहां पर हम आगे आने वाली शिक्षा, आगे आने वाले जीवन के लिए एक नींव रख सकें, एक बुनियाद रख सकें, इसके लिए फाउंडेशनल स्टेज की बात। और इस तरह से आप पूरा अगर हम इस डिजाइन को समझें कि 5 years of foundational stage, then 3 year preparatory stage, then 3 year middle stage, 4 year secondary stage. So this is the basic design. और ये डिजाइन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी अगर हम समझें, हम सभी शिक्षा के जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हम सभी टीचर, एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या टीचर्स हैं, तो हम सब लोग समझते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज हम लगातार पिछले कई दशकों से पढ़ रहे हैं, हम उनकी कक्षाओं में तारीफ कर रहे हैं, शिक्षक प्रशिक्षणों में हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं हम पियाजे की थ्योरी की, वाइगोत्स्की की थ्योरी की, और इसके अलावा बहुत सारी और थ्योरीज हैं जो दिखाती हैं कि जो बालक का जो विकास है, जो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो एक सतत प्रक्रिया तो है, लेकिन उसके कुछ अलग अलग पड़ाव हैं। कि बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में है, इन्फेंट है, तो उसका जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, उसका एक पैटर्न अलग है।
उसके बाद जब वो चाइल्डहुड स्टेज में जाता है तो थोड़ा बदलाव आता है। तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो उन बदलाव के अकॉर्डिंग जो अलग-अलग पड़ाव हैं, उन पड़ाव के को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो विशेषताएँ हैं, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा कैसे दी जाए? शिक्षा के लिए कौन-कौन से अलग-अलग जो पेडागॉजी हैं, किस पेडागॉजी को किस स्टेज पर यूज़ किया जाए? इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम हमारा जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में बदलाव करें और इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो 5+3+3+4 एक स्ट्रक्चर एक रिकमेंड करती है, जिससे कि हम बच्चे की जो विकास की अवस्थाएँ हैं, उन अवस्थाओं के अनुसार हम अरेंजमेंट कर सकें। जैसे पियाजे की थ्योरी की अगर हम बात कर रहे थे, तो पियाजे ने भी जो उनका अपना जो मेंटल डेवलपमेंट की जो उन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने जो 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने बताए कि सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज में कैसे-कैसे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। जब तक हम उन मेंटल डेवलपमेंट या बाकी और जो डेवलपमेंट हैं, उन सारे एस्पेक्ट को लेकर अगर हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे, बच्चे को हम उसको उस तरह से अगर हम उसके साथ इंटरैक्शन नहीं करेंगे, तो हमारे शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत असंभव है। इसीलिए जो नई शिक्षा नीति है, वो इस तरह के प्रावधान की बात करती है। अब हम एक-एक करके ये जो सारे अलग-अलग जो जो 5 ईयर 5+3+3+4 किस तरह की पेडागॉजी होनी चाहिए, किस तरह कब एडमिशन होगा, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ फाउंडेशनल स्टेज एंड फाउंडेशनल स्टेज student at age 3 will take admission and this stage will continue till 8 years. तो अगर हम देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है -3 टू ये 2 जो हमारी क्लासेस हैं कि अभी तक हमारे यहाँ कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं था। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी स्कूल्स चल रहे थे, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल बाटिका, तो 3 ईयर उसी फॉर्म में और इसके अलावा क्लास फर्स्ट और सेकंड इनको लेके जो पहला एक स्टेज है जिसको हम कह रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज और ये बच्चा जो एज 3 इयर्स पर इसमें एडमिशन लेगा और 8 साल तक ये फाउंडेशनल स्टेज को कंप्लीट करेगा। So this stage consists of 5 years of flexible, multi-level play or activity-based learning and the curriculum and pedagogy of early childhood care and education. कि इसमें बहुत लचीली जो हम कहते हैं बहुस्तरीय गतिविधि आधारित जो हमारी सीखने सिखाने की पद्धतियां हैं जिनको हम पहले भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में हम फॉलो कर रहे थे तो उन्हीं के आधार पर ये 5 साल की शिक्षा होगी और इसमें कि बच्चे को क्या सिखाया जाएगा कि बेसिकली जो गतिविधि आधारित या खेल जो जिसे हम कहते हैं प्ले वे मेथड से जिसमें अल्फाबेट्स हैं लैंग्वेजेस नंबर्स काउंटिंग कलर शेप्स इंडोर एंड आउटडोर प्ले पजल logical thinking, problem solving, drawing, painting and other visual art, craft, drama and puppetry and music movement. तो ये सब हमारे इस फाउंडेशनल स्टेज पर फोकस रहेगा और इसका फोकस रहेगा ऑन डेवलपिंग सोशल कैपेसिटीज, सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर, कर्टसी, एथिक्स, पर्सनल एंड पब्लिक क्लीनलीनेस, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। तो जो ये फाउंडेशनल स्टेज है अगर मैं इसे समराइज करूं तो इसका जो मेन मोटो है मेन एम है वो है कि बच्चे का फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस दिखाती हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखती है कि 85% ब्रेन ऑफ ए चाइल्ड डेवलप टिल द एज ऑफ 6 इयर्स कि 6 साल तक बच्चे का लगभग 85% मस्तिष्क विकसित हो चुका होता है और ऐसे में अगर हम उसे प्रॉपरली अगर हम उसको शिक्षा में लेके नहीं आते हैं जिस तरह की उसको जरूरत है अगर हम मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें चाहे हम उसको थोड़ा थोड़ा बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी लेटर स्टेज में स्टार्ट होता है तो उन सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस समय उसको प्रॉपर एक जिसे हम कहते हैं कि उसे एक सिस्टम में लाने की जरूरत है so the overall aim of early childhood care education will be to attain optimal outcomes in the domains of physical and motor development, cognitive development, cultural or artistic development and the development of communication, early language literacy and numeracy. तो ये जो बेसिक एम है इसको हम क्लास सेकंड तक हम इसको अटेन करने की कोशिश करेंगे और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सभी लोग बिल्कुल बच्चों के साथ लगातार जुड़े हुए लोग हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बच्चों के साथ क्या है और विशेष रूप से हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चों के साथ कि आप जाइए क्लास 8th के बच्चे से आप देखिए और उसके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे तो हर क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे कि जिन्हें अपनी जो पाठ्य पुस्तक है चाहे वो आप उनकी आपकी मराठी की पाठ्य पुस्तक हो हिंदी की हो अंग्रेजी की हो अपनी वो पाठ्य पुस्तक पढ़ना नहीं जानते
उनसे आप सिंपल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, आपका ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्लास 8th के बच्चे बहुत सारे क्लास, और ये केवल महाराष्ट्र की या किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है, ये लगभग हमारे सभी जो प्रदेशों में अभी स्थिति बहुत हद तक इसी तरह की है। तो इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चा जब क्लास 3rd तक पहुंचे, तब तक हम बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये हम गोल अचीव करेंगे कि हर बच्चा कम से कम जो उसकी जो पाठ्य पुस्तक है जो भाषा की, चाहे आप एक भाषा की बात पढ़ा रहे हों या 2 आपके लैंग्वेजेस हों, आप उन पाठ्य पुस्तक को बच्चा पढ़ना सीख जाए और सिंपल जो गणित के ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस करना सीख जाए। क्योंकि अगर बच्चा किताब ही नहीं पढ़ पाता है, तो हम उससे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या अन्य विषयों में जो हम कहते हैं कि उसकी उसे इन डेप्थ नॉलेज हो, तो हम उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। इसीलिए इस एम को ध्यान में रखते हुए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में सहायक है द प्रिपरेटरी स्टेज। ये जो स्टेज है, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, उसको एक तरह से हमें फाउंडेशन मिला है। अब आगे आने वाली बाकी स्टेजेस के लिए ये प्रिपरेशन का काम करेगी प्रिपरेटरी स्टेज। एंड द स्टूडेंट विल टेक एडमिशन एट द एज ऑफ 8 years एंड विल कंटिन्यू टिल 11 years। तो ये 3 years की प्रिपरेटरी स्टेज है, जिसमें क्लास 3rd, 4th एंड 5th है। And this stage comprise 3 years of education building on play, discovery and activity based pedagogical and curricular style of the foundational stage। कि बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है, जो अभी हम फाउंडेशनल स्टेज में बात कर रहे थे, लगभग उसी तरह की एक्टिविटीज को हम कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेटरी स्टेज में। लेकिन इसमें जो एक बदलाव है कि नाउ वी विल इनकॉर्पोरेट सम लाइट टेक्स्ट बुक एज वेल एज एस्पेक्ट ऑफ मोर फॉर्मल बट इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। कि इसमें अभी तक था कि हमारा जो बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं था हमारा स्ट्रक्चर करिकुलम का, हम बहुत ज्यादा जो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अब लाइट टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस की जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें होलिस्टिक मैनर में, और इसके साथ क्लासरूम में इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। सो दिस इज प्रिपरेटरी स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज द मिडिल स्टेज एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 years, 5 + 3 + 3. So this is 3 years, comprise 3 years of education building on the pedagogical and curricular style of the preparatory stage, but with the introduction of subject teachers for learning and discussion of the more abstract concept in each subject that students will be ready for this stage. इस स्टेज में क्या होगा, मिडिल स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसा इसका नाम है मिडिल स्टेज, कि एक तरह का ये एक ब्रिज का काम कर रही है। क्योंकि इस स्टेज में हम जो प्रिपरेटरी स्टेज पर जो हम पेडागोजी यूज कर रहे थे, उसी तरह की पेडागोजी, उसी तरह की एक्टिविटीज को लाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब अभी तक हम होलिस्टिक वे में, या जिसे हम कहते हैं कि थीमेटिक अप्रोच में हम काम कर रहे थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा सब्जेक्ट का बाइफर्केशन नहीं था, लेकिन अब सब्जेक्ट टीचर्स, स्पेशल सब्जेक्ट टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स फॉर टीचिंग साइंस, सोशल साइंस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और उसी तरह की टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस की जाएंगी। एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद इन ईच सब्जेक्ट एंड एक्सप्लोरेशंस ऑफ रिलेशंस अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स विल बी इनकरेज्ड एंड emphasized despite the introduction of more specialized subject and subject teacher। तो इस स्टेज पर क्या होगा कि अभी तक जो हम थीमेटिक जो हम बात कर रहे थे, अभी तक हम जैसे हम साइंस या सोशल साइंस की जगह हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर रहे थे, इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात कर रहे थे। अब सब्जेक्ट तो आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर भी हम बहुत ज्यादा जिस तरह की साइंस को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आएंगे और उसके साथ हमारी इस स्टेज को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस स्टेज पर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वोकेशनलाइजेशन, प्री वोकेशनल एजुकेशन, कि यहाँ पर बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन के बारे में ओरिएंट किया जाएगा, ओरिएंटेशन अबाउट द वोकेशनल एजुकेशन। क्योंकि आने वाला समय है, हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आने वाले समय में वोकेशनल कोर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है। क्योंकि जिसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर सबको जॉब देने के लिए पर्याप्त तो नहीं होगा, और एक ये वोकेशनल जो फील्ड है वो एक ऐसा फील्ड है जहां पर बहुत सारे लोगों की जरूरत है, हम जिसे कह सकते हैं स्किल्ड जिसे वर्कर्स की जरूरत है। तो उसके लिए तैयार करने का काम, उनको ओरिएंट करने का काम ये मिडिल स्टेज करेगी। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी स्टेज।
Now there is a change. Earlier in secondary stage, we were doing two classifications. We were classifying secondary and higher secondary or senior secondary. But new education policy, the National Education Policy 2020 says now there will not be any bifurcation. It will be only the secondary stage. And the student at the age of 14 years will take admission and will continue till 18 years. So this is a 4-year, comprised of 4 years of multidisciplinary study, building on the subject-oriented pedagogical and curricular style of the middle stage, but with greater depth, greater critical thinking, greater attention to life aspirations and greater flexibility and student choice of the subject. कि अभी बहुत सारे, इस पर मैं आगे डिटेल में जाऊंगा, इसलिए यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, कि बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ग्रेटर डेप्थ के साथ बच्चे सब्जेक्ट को स्टडी कर सकें, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजी फॉलो की जाएंगी। और इसी स्टेज पर हमने बात की थी कि यहाँ पर सभी के लिए कॉमन था, लेकिन 10th के बाद जो वोकेशनल एग्जिट करना चाहते हो किसी स्पेशलाइज्ड स्कूल में, वो एग्जिट कर सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर या स्पेशल स्कूल में वो जा सकते हैं। तो ये एक जो सिस्टम है जो अभी हमने डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया है कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चरल डिजाइन। मुझे लगता है यहां तक सभी बातें मेरी क्लियर हुई होंगी। अगर इन बिटवीन भी आपको लगता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप अपने नोट कर लीजिए और बाद में एक साथ मेरे से पूछ लीजिए, और या फिर अगर आप बीच में कभी भी पूछना चाहते हो तो आप बीच में भी पूछ सकते। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आवर फोकस विल बी ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। आज के समय की एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये कैसे हो और इसमें क्या क्या बाधाएं हैं, इसके बारे में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे पॉइंट्स बताती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाउ वी हैव टू गो अवे फ्रॉम कल्चर ऑफ रोट लर्निंग। कि सबसे बड़ी बाधा जो हमारे लिए आती है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा है कि हमारे यहाँ रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, एक पूरा आप कहीं चले जाइए, कहीं स्कूल सिस्टम से लगा के आप हायर एजुकेशन, हर जगह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे केवल चीजों को समझे बिना चीजों को रट लेते हैं और एग्जाम में लिख देते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, फिर आप पूछिएगा कि आपने क्या पढ़ा था, उनको नहीं पता। तो ये जो एक परिपाटी चली आ रही है, now this is the high time when we have to go away from the culture of rote learning। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कैसे हम इस रोट लर्निंग से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे बिंदु हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, जिस तरह की कॉम्पिटेंसीज हम चाहते हैं वो कॉम्पिटेंसीज डेवलप नहीं हो पा रही, और अल्टीमेटली जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी। तो इसको हम कैसे अपनी शिक्षा व्यवस्था से दूर करें, इसे हमें सोचना होगा, और जब तक ये दूर नहीं होगा बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग हाउ टू लर्न। कि हमें जो रोट लर्निंग है उससे अलग जाना है, और इसके लिए हमें ये समझना होगा। आज हम सब लोग जो बच्चों को मोटी मोटी जो टेक्स्ट बुक या बच्चों को जो बहुत ज्यादा एक हम जिसे कहते हैं कि कंटेंट हम दे रहे हैं, आप देखते हैं कि ये सारा कंटेंट आगे आने वाले 15 या 20 साल में बच्चों के कोई काम आने वाला नहीं है। हम जो बच्चों को आज सिखा रहे हैं, हो सकता है कि हमने खुद देखा, आप लोगों ने सबने अनुभव किया होगा कि जो हमने अपने स्कूल्स में पढ़ा वो कितना आपके जीवन में काम आ रहा है, उस तरह से वो कंटेंट या विषय वस्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम बच्चे को कंटेंट नहीं सिखाएं, बल्कि कैसे सीखा जाता है ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। और इसके लिए एक पुरानी एक कहानी है, कहावत है कि अगर आपने कोई अच्छा खाना बनाया है और आप किसी को सर्व कर रहे हैं और उसे वो खाना अच्छा लग रहा है, तो आप 1 या 2 दिन तो उसे खिला सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति पूरी जिंदगी वो अच्छा खाना खाए, तो इसके लिए जरूरत है कि आप उसको कुकिंग सिखाइए, वो रेसिपी बताइए कि कैसे आपने तैयार किया वो खाना। यही हमारे बच्चों के साथ होना चाहिए कि कैसे बच्चे सीखें, हाउ टू लर्न। लर्निंग ऑफ हाउ टू लर्न इज इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस पर फोकस करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। कि अभी हमारा जो एजुकेशन का जो फोकस है
और स्पेशली अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में भी इसकी मैं चर्चा करूंगा कि अवर फोकस इज ओनली ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप देखेंगे कि बार बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो कोचिंग कल्चर डेवलप हुआ है, कोचिंग बच्चे आप देखेंगे डमी स्कूल, स्यूडो स्कूल्स, दे आर डेवलपिंग, दे आर ग्रोइंग इन अवर सोसाइटी, कि बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, वो कोचिंग अटेंड करते हैं और स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में या बहुत सारे इस तरह के स्कूल्स में केवल अपना नाम वहां एनरोलमेंट कर देते हैं, बाकी वो कोचिंग में पढ़ते हैं। तो क्या ये जो कोचिंग क्लासेस हैं, क्या वो वास्तव में उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे? कि जिस तरह की हमारी संकल्पना है, फिर हम देखते हैं कि जब वो प्रोफेशन, वो डॉक्टर या वो बहुत सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्या जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो हमारे स्कूल्स में होता है, जो हमारे बच्चों के साथ, जो पीयर ग्रुप के साथ, जो टीचर्स के साथ स्कूल एनवायरनमेंट में वो जो सीखते हैं, क्या वो उस कोचिंग क्लास में सीख पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आवर फोकस शुड नॉट बी ओनली ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बट आवर फोकस शुड बी ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो ये जो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, इन पर हमें उतना ही ध्यान देना होगा जितना हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर दे रहे हैं। इसके साथ साथ इक्विप्ड विद द की 21st सेंचुरी स्किल्स, ये बहुत बड़ा एक बिंदु है कि हमारे बच्चे 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के जो कौशल हैं, उन कौशलों में निपुण होने चाहिए, उन उन वो कौशल उनके अंदर होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस दिखाती हैं। और मैं एक कोट करूंगा, एक स्टेटमेंट, एक पोजीशन पेपर है एनसीईआरटी का, एग्जामिनेशन रिफॉर्म, और उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू है, और वो सीईओ कहते हैं कि मुझे अपनी यहाँ एक अच्छे सबसे टॉप मैनेजरियल पोस्ट पर अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना है, तो मैं बहुत ज्यादा उसकी डिग्री नहीं देखता, मैं इवन 10th पास व्यक्ति को ले सकता हूं अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज हों, जिसको हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं। और बेसिकली ये 21st सेंचुरी स्किल्स में भी अगर सबसे ज्यादा मैं कहूँ अगर जरूरत है, तो जिन्हें हम 4 C's या 5 C's कहते हैं। क्या हमारे लर्नर को, हमारे चाइल्ड में कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ये जो बेसिक स्किल्स हैं, ये हर बच्चे के पास होने चाहिए। और अगर ये स्किल बच्चे के पास आ गए, तो आप विश्वास रखिए वो बच्चा जीवन में कभी असफल नहीं होगा। कि जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिसके पास क्रिएटिविटी हो, जिसके पास कम्युनिकेशन हो, और कम्युनिकेशन का मतलब केवल किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रेंड होना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो आप सोच रहे हैं वो दूसरे तक कम्युनिकेट कर पाए, और जो दूसरा जो आपसे कहना चाहता हो उसको वो समझ पाए। तो इस तरह के हमारे बच्चे, जो जिनके पास कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, जिनके पास टीम वर्क, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप देखेंगे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं कि इंडिविजुअली आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, इंडिविजुअली आप एक्सीलेंट हो सकते हैं, इंडिविजुअली आपके मार्क्स 99.99% आपका परसेंटाइल हो सकता है, लेकिन अगर आप टीम वर्किंग नहीं है, अगर आप टीम में काम नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो कहती है इक्विप्ड विद द की 21st सेंचुरी स्किल्स, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि नॉलेज डीप सीटेड ट्रेजर, एजुकेशन मैनिफेस्टेशन एज द परफेक्ट, कि ज्ञान है वो एक छुपा हुआ खजाना है, और शिक्षा व्यक्ति का विकास करते हुए इस खजाने को, जो छिपा हुआ है, इसको खोजने में मदद करती है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, इस पर फोकस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। और एनसीईआरटी को लिखा है कि एनसीईआरटी टू आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड स्किल सेट्स एंड इंक्लूड मैकेनिज्म फॉर देयर ट्रांजैक्शन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि एनसीईआरटी आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन से स्किल्स हैं, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए इन स्किल्स को अटेन करने का, और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा उसमें इनके अटेन करने के लिए कौन कौन से स्किल्स हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी पहल करेगी। Another important point, focus point of national education policy is reduce curriculum content to enhance essential learning and critical thinking। कि सबसे बड़ी जो हम बात कर रहे हैं, इससे पहली स्लाइड पर जो मैंने बात की, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, उसमें बहुत सारे, अगर जिसे मैं कहूँ हिंड्रेंस हैं, बाधाएं हैं, व्यवधान हैं, तो उनमें एक व्यवधान है करिकुलम लोड, या जिसे हम कहें कि जो हमारा विषय वस्तु है उस पर बहुत ज्यादा, एक टेक्स्ट बुक पर जो कंटेंट है, ओवरलोडेड टेक्स्ट बुक्स,
ओवरलोडेड कंटेंट, ये एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स, क्योंकि टीचर्स भी क्लासरूम में आप देखें कि हम बार-बार बात तो कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्लास में डिस्कशन होना चाहिए, क्लास में डिबेट होनी चाहिए, क्लास में हर बच्चे की आवाज को सुना जाना चाहिए। लेकिन करिकुलम और कंटेंट का लोड इतना है कि हमारे टीचर्स चाहते हुए भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते। और इवन टीचर्स तो छोड़ दीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारे जो बीएड या बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीएड के जो इंटर्न्स हैं, जो हमारे पीपल टीचर्स हैं, जब ये इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी इज फॉलोइंग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आफ्टर एनसीएफ 2005। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान तैयार करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्लास में पढ़ाते हैं। तो जैसे ही वो क्लास में पढ़ाते हैं, तुरंत वहां के प्रिंसिपल, वहां के जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि आपका ये अप्रोच बहुत अच्छा हो सकता है, हम मानते हैं ये अप्रोच बहुत अच्छा है, लेकिन ये अप्रोच हमारे स्कूल में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को एग्जाम में पास होना है, हमारा एग्जाम की डेट आ गई है और उस डेट तक हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कवर करना है। और इसी के कारण केवल क्या हो जाता है कि जिस तरह से ट्रेडिशनल सिस्टम में टेक्स्ट बुक बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं, टीचर उसी में अंडरलाइन करवा देते हैं कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, और इसको आप याद कर लीजिए। और इस तरह से ये पूरे की पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वहीं पर आके खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड इन ईच सब्जेक्ट टू इट्स कोर एसेंशियल, कि जहां तक संभव हो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखेंगे कि रिपीटेशन है, बच्चे की एज के ध्यान में न रखते हुए आप देखेंगे कि वही कंटेंट क्लास फोर्थ में पढ़ रहा है, वही फिफ्थ में पढ़ रहा है, वही एट्थ में पढ़ रहा है, वही नाइन्थ में पढ़ रहा है। सो करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड इन ईच सब्जेक्ट टू इट्स कोर इसेंशियल, कि जिससे कि क्या हो कि हमारी कक्षाओं में जो हम चाहते हैं कि टू मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोर होलिस्टिक इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड एनालिटिकल बेस्ड लर्निंग, कि जिस तरह की हम कक्षाएं चाहते हैं कि हमारी कक्षाओं में कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चों को हम कुछ इस तरह की हम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकें जो बच्चों की चिंतन का विकास करें, उन्हें सोचने के लिए, उनके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, उन्हें आपस में इंटरेक्ट करने का मौका दें, उन्हें आपस में सीखने का मौका दें, वो अपने आप अपनी लर्निंग को असेस कर सकें। तो इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड, टीचिंग एंड लर्निंग विल बी कंडक्टेड इन ए मोर इंटरेक्टिव मैनर, क्वेश्चन विल बी encouraged, and classroom sessions will be regularly contain more fun, creative, collaborative, exploratory activities for students for deeper and more experiential learning. तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू इनहेंस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ experiential learning, I am again and again repeating that the focus of national education policy is about experiential learning, कि स्किल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी गिवन। कि हो क्या रहा है, और इसके लिए मैं अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके एग्जाम्पल दूं कि जो बार बार, एक बार मुझे ध्यान है कि टीचर्स डे पर प्रधानमंत्री जी ने भी वो कोट किया कि उनके एक मित्र के पास, उनके एक मित्र आए और उनके बेटे को लेकर आए और बोले इसको रोजगार नहीं मिल रहा, इसको कुछ नौकरी दिलवाइए। तो उन्होंने कहा कि इसको आता क्या है? बोले ये इंग्लिश में एमए है। उन्होंने फिर कहा कि इसको आता क्या है? बोले ये इंग्लिश में एमए है। और ये क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करते हैं। तो यही हमारे बहुत सारे बच्चों के साथ है कि उनके पास डिग्री तो आ गई, लेकिन जिन स्किल्स और कॉम्पिटेंसी की जरूरत है वो कॉम्पिटेंसी शायद कहीं ना कहीं उनका अभाव है। और ये बच्चे की गलती नहीं है कि हम इसके लिए हम बार बार एनसीएफ कहता है, सारे डॉक्यूमेंट एनसीईआरटी के कहते हैं कि इफ ए चाइल्ड फेल्स he or she does not fail, the entire system, कि केवल ये बच्चों की गलती नहीं है। और इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उनकी रिकमेंडेशंस बार बार हमें कहती हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। और मैंने इसके लिए एक डायग्राम यहां पर दिखाया है, आप देख रहे हैं कि डायग्राम में एक जग है और नीचे मग है, और जग से जो पानी है वो मग में जा रहा है। तो यहां पर ये जो इसको दिखाने का जो मेरा तात्पर्य है कि यहां पर हम जल की तुलना ज्ञान से करते हैं, और बहुत समय से यह तुलना होती आ रही है। अगर देखा जाए तो कुछ मायनों में जल और ज्ञान एक तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि जल
हमारी प्यास को बुझाता है, शीतल होता है। उसी तरह ज्ञान भी क्या है, हमारी जो से ज्ञान पिपासा है, ज्ञान जो हमारी तृष्णा है, उसको बुझाता है। लेकिन जिस तरह जल को जग से मग में उड़ेला जा सकता है, नॉलेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट इन सच ए मैनर कि टीचर के पास, टीचर को हम जग मान लें और उसके पास जो ज्ञान है वो जल की तरह, बच्चों को हम मग मान लें जिसको हम कह रहे हैं कि वो खाली हैं। तो जिस तरह जल जग से मग में जा रहा है, नॉलेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन ए सिमिलर मैनर। और हम कई समय से इसकी हम बार बार चर्चा कहते हैं कि नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट होती है कि व्हेन इंडिविजुअल लर्नर will actively participate in the process of learning physically and mentally, then he or she will construct his or her own knowledge। कि जब तक सीखने वाला सीखने को तैयार नहीं है, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, टीचर के पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब तक सीखने वाला जब सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो एक्टिवली सक्रिय होकर भागीदार नहीं होगा सीखने की प्रक्रिया में, ज्ञान का सृजन नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पर जरूरत है कि बच्चे को हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सप्लोरेशंस ऑफ रिलेशंस अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि बच्चे को खुद सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं, कि वो करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डिस्कवरी, खुद खोज करके सीखे, इस तरह के अवसर बच्चे को दिए जाएं। एंड एक्सप्लोरेशंस ऑफ रिलेशंस अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि वो खुद एक्सप्लोर करे कि ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट ये कहां से आए। अल्टीमेटली ये जब पहले तो सारे सब्जेक्ट अलग अलग नहीं रहे होंगे, उनके बीच में क्या संबंध है, क्या मैंने आज जो सीखा, इस विषय में जो सीखा, वो दूसरे विषय के साथ मैच करता है। तो इस तरह की जब विचार बच्चे के अंदर चले, तब समझिए कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा रही है, और इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस पर फोकस करती है। एंड असेसमेंट एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग विल आल्सो बी अलाइंड विद द लर्निंग आउटकम्स, कि हमारा जो हम बार बार कई बार जिक्र होता है कि जो हम असेसमेंट एज लर्निंग की बात करते हैं, ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, फॉर लर्निंग की बात करते हैं, ये भी लर्निंग आउटकम्स के साथ अलाइन होने चाहिए। कि आज के समय की रिक्वायरमेंट है असेसमेंट एज लर्निंग। जो हम सब बात कर रहे हैं वो सब असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर है, कि बच्चा खुद अपना असेसमेंट करे कि मैं सीख रहा हूं तो मैं क्यों सीख रहा हूं, मुझे सीखने की जरूरत क्या है, इस कॉन्सेप्ट को सीखने से मुझे क्या, मेरे अंदर क्या चेंजेस आएंगे, मैंने जो सीखा और मेरे जो साथी ने सीखा, दोनों के सीखने में क्या अंतर है, वो उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, मैं उसे कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस तरह के विचार जिसको हम कहते हैं वो बच्चे के अंदर आ रहे हैं। मेटाकॉग्निशन जिसे हम कहते हैं, तो जो मेटाकॉग्निशन की जो प्रोसेस है ये बच्चे के अंदर चलने लगे, दिस इज असेसमेंट एज लर्निंग। So assessment as learning, of learning and for learning will also be aligned with the learning outcomes. Now these are the two important aspects. Art integration as a cross-curricular pedagogical approach and integration of Indian art and culture. कि जो कला है, कला का समेकन एज ए क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच, कि सभी विषयों के साथ कला का समागम किया जाए, कला को समेकित किया जाए। और इसकी जरूरत क्यों है? निष्ठा ट्रेनिंग में आप सब लोगों ने एक मॉड्यूल था आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, उस मॉड्यूल में आप सब लोगों ने समझा कि इसकी जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब लोग बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो परिणाम, जिन परिणामों की हम अपेक्षा कर रहे हैं, वो परिणाम हमको प्राप्त नहीं हो रहे। और बच्चों का विद्यालय से जिस तरह का जुड़ाव होना चाहिए, विषय के साथ जिस तरह का जुड़ाव होना चाहिए, जिस तरह का लगाव होना चाहिए, वो बच्चों का विद्यालय और विषयों के साथ लगाव नहीं हो पा रहा। तो इसको हम कैसे करें, और विशेष रूप से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित जैसे विषयों में, तो इसमें आर्ट का इंटीग्रेशन इन विषयों के साथ हमारी हेल्प कर सकता है। और उसमें भी स्पेशली इंडियन आर्ट एंड कल्चर। और क्यों इंडियन आर्ट एंड कल्चर? क्योंकि आप मुझे बताइए, आपके स्कूल में क्लास फर्स्ट में कोई बच्चा जब पहली बार आपके स्कूल में आ रहा है, तो कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने इससे पहले कभी किसी आर्ट को, चाहे आर्ट की कोई भी फॉर्म हो, बेसिकली हम 3 फॉर्म में आर्ट को डिवाइड करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट एंड लिटरेरी आर्ट, यानी प्रदर्शन कलाएं, दृश्य कलाएं और साहित्यिक कलाएं। तो जब हमारे पास, क्योंकि हमारा देश बहुत सांस्कृतिक देश है, महाराष्ट्र की एक हर गांव में आप देखिए, कोई भी बच्चा मुझे महाराष्ट्र का ऐसा बताइए जो आपकी क्लास फर्स्ट में आ रहा हो, जिसने कभी
किसी कला के रूप को देखा नहीं हो, या उसके परिवार में चाहे वो नृत्य हो, वादन हो, चाहे बहुत सारी चित्रकलाएं हो, बहुत सारी रंगोली हो, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने इन कलाओं को कभी देखा ना हो। कभी बहुत सारे बच्चे, और मैं तो कहूंगा कि 99.99% बच्चे और 100% बच्चे जब हमारी पहली क्लास में आ रहे हैं, तब भी वो किसी कला और किसी कला के रूप के में प्रतिभा करके हमारे पास आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा हमारे पास एक पेडागॉजी है जिसको हम साइंस के साथ जोड़ सकते हैं, मैथमेटिक्स के साथ जोड़ सकते हैं, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो आप देखिएगा कि बच्चा उन्हीं विषयों के साथ, उन्हीं शिक्षकों के साथ और उसी विद्यालय के साथ एक लगाव महसूस करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो हमारे घर की चीज है, ये कोई अलग से आया हुआ किसी दूसरे ग्रह की चीज नहीं है, और वो उन्हीं विषयों के साथ, उन्हीं शिक्षकों के साथ और उसी विद्यालय के साथ एक लगाव महसूस करेगा। दैट्स व्हाई द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस on art integration as a cross-curricular pedagogical approach, and especially the integration of Indian art and culture. Similarly, the sports integration as a cross-curricular pedagogical approach. हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स की क्या महत्ता है, इसको कोई विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक खेल, एक स्वाभाविक रूप से उसकी जिज्ञासा, उसको खेल में प्रतिभाग करने की उसकी इच्छा होती है। और जब हम खेल को, हम कहते भी हैं कि खेल खेल में शिक्षा, प्ले वे मेथड, एलिमेंट्री लेवल पर तो स्पेशली, कि किस तरह से स्पोर्ट्स को सभी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ा जाए और इसका इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए। एम्पावर स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबल इन कोर्स चॉइसेस, ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस पर फोकस करती है, वो है कि विद्यार्थियों को एक कोर्स में चॉइस करने के लिए, कोर्स को चूज करने के लिए उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। कि स्टूडेंट्स विल बी गिवन इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट टू स्टडी, particularly in secondary school, including subjects in physical education, the art and craft and vocational skills. कि अभी जो हमारा सिस्टम है, मैं अगर स्लाइड्स पर न जाके बिल्कुल जनरल बात करता हूं, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है और बहुत कुछ अभी चर्चा करनी है। तो अभी जो हमारा सिस्टम है, और स्पेशली अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात करें, तो बहुत ज्यादा रिजिडिटी है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, जो मैंने रेड कलर में लिखा है, कि नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, कि हमारे यहाँ बच्चे के साइंस ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बहुत ज्यादा अब रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। अभी करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, इनके बीच में जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन खत्म होना चाहिए और किया जाएगा। एंड वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, तो इनके बीच में जो सेपरेशंस हैं, ये सेपरेशन खत्म किए जाए और बच्चे को चॉइस दी जाए कि अगर सपोज कोई बच्चा है, और इवन ये तो स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए भी रिकमेंड किया, और आईआईटी खड़गपुर ने स्टार्ट भी किया। उन्होंने कहा कोई इंजीनियर बच्चा है, अगर उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो हम उसे एक हाफ कोर्स म्यूजिक का दे दें, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसी तरह का कुछ इनोवेशंस स्कूल एजुकेशन में भी हमारे किए जाएं, और जिस तरह का ये सेपरेशन है, इस सेपरेशन को, आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, इस सेपरेशन को, इस अलगाव को, इस पृथकता को दूर किया जाए। करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ इसेंशियल सब्जेक्ट, स्किल्स एंड कैपेसिटीज, जो अलग अलग हमारे सब्जेक्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट हैं, कि हमने अभी बात की कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए सब्जेक्ट चूज करने की, लेकिन इसके अलावा कुछ कोर सब्जेक्ट हैं, कुछ कोर जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स हैं, कोर स्किल्स हैं, उनको सभी बच्चों को दिया जाए, जिससे कि सभी बच्चे, जिसकी हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल्स, वो स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो। और ये कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं या कैपेसिटी हैं जो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य हैं, सभी बच्चों को इनमें पारंगत होना चाहिए। दीज आर साइंटिफिक टेम्पर एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। आप देख रहे हैं कि ये वही 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, vocational exposure and skills, digital literacy, coding and computational thinking, ethical and moral reasoning, knowledge and practice of human and constitutional values, gender sensitivity, fundamental duties, citizenship skills and values, knowledge of India, environmental awareness and health and nutrition। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ये अक्रॉस द करिकुलम जाएंगे, सभी बच्चों में ये स्किल डेवलप होने चाहिए। और इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, जो बार बार आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं और जगह देखते हैं, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो कंटेम्परेरी सब्जेक्ट हैं,
कि हमारा उपनिषदों में कहा गया है कि आनो भद्रा क्रतवो यंत विश्वतः, यानी कि सभी दिशाओं से आए शुभ ज्ञान, कि जहां से भी हमें शुभ ज्ञान, अच्छा ज्ञान, नया ज्ञान मिल रहा है उसका स्वागत हो। तो आज पूरा वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी आरआई भोपाल में आप देखेंगे यहाँ भी बहुत सारे इस तरह के नवाचार चल रहे हैं। साउथ कोरिया के कोलैबोरेशन में हमारा स्कूल है, वहां पर इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी बच्चे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, सभी बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, इसके बारे में उनको बताया जाए, उनके सिलेबस का ये पार्ट है। इसके अलावा मैथमेटिकल थिंकिंग और मैथमेटिक्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चों में जो रीजनिंग है, कि चाहे बच्चों के अंदर इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग की जो हम बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, उसको डेवलप करने में मैथमेटिक्स का एक अपना रोल है। इसीलिए मैथमेटिक्स पर विशेष बल दिया गया है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस पर फोकस है। और इसीलिए कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन मिडिल स्टेज, कि जो प्रोग्राम आप देखते हैं कि आगे चल के, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये जो लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब बच्चों के लिए आने वाले समय में ये सब कंपलसरी होंगी। तो क्लास 6 से जो हमारी मिडिल स्टेज है, वहां से कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए और केवल कुछ प्रोग्राम, कैसे बच्चे ऐप बनाना सीखें, कैसे ये प्रोग्रामिंग होती है, तो पहले फन वे से, कैसे बहुत सारे आप देखेंगे स्क्रैच या इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन आज सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम कोडिंग को आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे ये सब आज के समय में ऐप तैयार हो रहे हैं, लैंग्वेजेस कैसे बनती हैं। तो क्लास 6 से इसका ओरिएंटेशन दिया जाए, इसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसके ऊपर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने फोकस किया है और जिसको आप देखेंगे कई बार इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, और बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हम सालों से डिग्निटी ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम सभी के अगर हम थॉट्स को देखें तो लगातार डिग्निटी ऑफ लेबर की बात हो रही है। लेकिन वास्तव में क्या हमारे समाज में डिग्निटी ऑफ लेबर है? क्या हमारे समाज में वर्कर्स को उतना सम्मान मिलता है जितना बाकी जो व्हाइट कॉलर जॉब के लोगों को मिलता है? तो कैसे बच्चे के अंदर, आप देखेंगे आने अभी जो बीच की जो एक पीढ़ी तैयार हुई है, मैं अपने आप को भी पुरानी पीढ़ी में ही रखता हूं, लेकिन और मेरे बाद की जो पीढ़ी देखता हूं तो उसमें तो और ज्यादा इस तरह के वैल्यूज का कहीं ना कहीं डिटेरियोरेशन हुआ है। तो इसीलिए कि कैसे हम डिग्निटी ऑफ लेबर को वास्तव में समझ सकें, और इसके अलावा फायदा तो है ही कि वोकेशनल प्रिपरेशन भी होगी, लेकिन कम से कम एक बच्चे के अंदर ये भाव जाए कि हर एक इंपॉर्टेंट है, एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरीवन इन द कंट्री इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो ये जो है, ये भाव हर बच्चे के अंदर कैसे जाएगा, इसके लिए वो कहते हैं कि एवरी स्टूडेंट विल टेक ए फन कोर्स ड्यूरिंग ग्रेड 6 and 8 that gives a survey and hands-on experience of a sampling of important vocational craft such as carpentry, metal work, gardening and pottery making। कि कुछ इस तरह के वोकेशनल कोर्स, यानी कि जिससे कि प्री ओरिएंटेशन हो सके, हाँ, कि बच्चे कम से कम समझ सकें कि ये कैसे ये पर्टिकुलर वोकेशन है, हाँ, कि कैसे ये कारपेंट्री, कैसे ये वुडन वर्क किया जाता है, मेटल वर्क किया जाता है, गार्डनिंग की जाती है। हाँ, तो इन सब के बारे में उन्हें एक्सपोजर देने के लिए, उनको ओरिएंट करने के लिए इस तरह के कोर्सेज क्लास 6 to 8 चलेंगे, एज डिसाइडेड बाई स्टेट एंड लोकल कम्युनिटीज एंड एज मैप्ड बाई लोकल स्किलिंग नीड्स। कि जो लोग स्टेट है, स्टेट डिसाइड करे, लोकल कम्युनिटी डिसाइड करें कि वहां किस पर्टिकुलर वोकेशन में करियर हो सकता है या किस तरह का वोकेशन वहां ज्यादा है, तो उस तरह के कोर्सेज इंक्लूड किए जाएंगे। एंड प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर ग्रेड 6 to 8 बी डिजाइन बाई एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी इसके लिए एक पूरा करिकुलम डेवलप करेगी। और इसी के साथ साथ 10-day backlash period during grade 6 to 8 to intern with local vocational experiences। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार करेंगे, करिकुलम लोड को कम करके, कि बच्चा केवल शिक्षा में केवल ये किताबों को केवल रटे नहीं, बल्कि वो शिक्षा को वास्तव में समझे। और मैं बार बार कहता हूं, मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बात रखता हूं कि हमारी शिक्षा हमें जीवन जीना नहीं सिखाती। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये पिछले कुछ सालों में ये एक बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं कि कुरीति हमारे शिक्षा व्यवस्था में विकसित हुई कि एजुकेशन को लाइफ स्टाइल सिखाना चाहिए,
लेकिन वो लाइफ स्टाइल सिखाती नहीं है। हमने योगा करिकुलम में लाए, लेकिन बच्चों ने योगा रट लिया, या बच्चे योगा रट लेते हैं, उसका भी हमने एग्जाम कर दिया, ग्रेडिंग कर दी, एग्जाम के दिन उन्होंने योगा दिखा दिया, लेकिन योगा लाइफ स्टाइल में नहीं आया। कि हमारी शिक्षा, बच्चे इंजॉय करें एजुकेशन को, और इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 10-day बैकलैश पीरियड ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8 टू इंटर्न्स विद लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स, कि वो 10 days एक इंटर्नशिप करें जो वहां के लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, कारपेंटर के साथ, जो गार्डनर के साथ, वो 10 दिन रहें और समझें कि वो कैसे काम करता है। देखिए बच्चों को कितना इंटरेस्ट आएगा, उस काम को कितने इंटरेस्ट के साथ वो करेंगे। और इसके साथ साथ सब बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, देखिए क्योंकि कई बार जो हमारे, जिसे हम कहते हैं ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, उनके पास तो वो एक्सपीरियंस है, तो इस मामले में वो दूसरे बच्चों को मॉनिटर कर पाएंगे, उनको गाइड कर पाएंगे, उनको सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरे को, जो हमारे अर्बन हमारे बच्चे हैं, उनको सीखने में हेल्प भी मिलेगी। तो इस तरह का एक सिस्टम डेवलप होगा। Similar internship opportunity to learn vocational subject may be made available to students throughout grade 6 to 12, including holiday periods. और इस तरह की जो इंटर्नशिप है कि जब 6 to 12 जब समर वैकेशंस हों या जो आपके हॉलीडे हों, उनमें जो बच्चे करना चाहते हों वो कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से करना चाहते हों, डायरेक्ट फेस टू फेस करना चाहते हों, जैसा स्कूल परमिशन करता है, जैसा लोकल गवर्नमेंट परमिट करती है। इंडियन नॉलेज सिस्टम इंक्लूडिंग ट्राइबल नॉलेज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस करे, और इसको मैं बार बार अपनी कक्षाओं में मैं इस बात को उठाता हूँ। इससे बहुत सारे लोग सहमत हो न हो, लेकिन मेरा ये अपना विचार है, और एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया, और मैंने ये अनुभव किया कि हम लोग या जो विद्यार्थी विज्ञान जैसे विषयों के साथ अपना लगाव महसूस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि जहां से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक थ्योरी से डार्विन का नाम आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की, प्रोटॉन की किसने की, रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की किसने की, चैडविक ने की, कोई भी डिस्कवरी, कोई भी इन्वेंशन कहाँ हुआ, रसिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, यूके में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ, कहीं भी उस रूप में हम भारतीयों को नहीं देखते। और जिसके कारण क्या है, बच्चों को लगता है कि जब हमारे पूर्वज इसमें कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे, तो सिर्फ हम रट्टा मार सकते हैं, वो मार लें, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो कैसे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, इसमें अगर एक महत्वपूर्ण रोल अगर कोई निभा सकता है तो वो इंडियन नॉलेज सिस्टम इंक्लूडिंग ट्राइबल नॉलेज, कि हमारा जो एंशिएंट मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, योगा, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ट्राइबल इथनो मेडिकल प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल क्रॉप कल्टीवेशन, नेचुरल फार्मिंग, ये ऐसे विषय हैं कि जिससे हम बच्चों के साथ उनको जोड़ सकते हैं, और बच्चे जब लगाव महसूस करेंगे, आप देखिए कि वो, जिसे हम कहते हैं ना कि केवल उसको ऊपरी रूप से उसमें भाग मत लीजिए, बल्कि उसको जीना सीखिए, कि एक लाइफ स्टाइल एजुकेशन सिखाए, बच्चे उसको जिए, जिस विषय में वो सपोज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कि हमारे बच्चे एमएससी कर लेते हैं लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं होता, तो वो कैसे होगा, क्योंकि उनके साथ लगाव चाहिए। तो वो लगाव के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, एनसीएफएसई, एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन डेवलप करेगा 2021 में, और हर 5 से 10 साल में इसको अपडेट किया जाएगा। टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंटेंट को कम किया जाए, लचीली बनाई जाए, और लोकल फ्लेवर के साथ टेक्स्ट बुक लाई जाए। जैसे महाराष्ट्र की एक अपनी कल्चर है, अपना एक पूरा महाराष्ट्र, एक बहुत, जिसे हम कहेंगे एक रिच हेरिटेज है महाराष्ट्र के पास। तो जो टेक्स्ट बुक है, हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी ने डेवलप किया, स्टेट उसके बेसिस पर कि हम लोकल टू ग्लोबल कैसे मूव करेंगे, ये हमारी टेक्स्ट बुक हमें सिखाए। तो इस तरह से टेक्स्ट बुक डेवलप की जाएंगी विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, इस पर फोकस है, और जो बहुत सारे प्रयास जो हमने बात किए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि इन सब के ऊपर काम होगा, ये सब हमारे करिकुलम का पार्ट बनेंगे, स्कूल डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे, टाइम टेबल का पार्ट बनेंगे, हेल्थ चेकअप्स, रिड्यूस वेट ऑफ स्कूल बैग्स, मैंडेटरी स्किल्स, हायरिंग काउंसलर्स इन स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, इंक्लूसिव एंड केयरिंग कल्चर एट स्कूल, और इसके लिए जो बैगलेस डेज और इंटर्नशिप की बात की।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्कूल डेवलपमेंट, और ये अपने आप में एक जिसे मैं कहूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केवल मॉडिफिकेशन इन असेसमेंट की बात नहीं कर रही, वो कह रही है ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट, यानी असेसमेंट में आमूल चूल परिवर्तन विद्यार्थियों के विकास के लिए। क्यों आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है? एज ए टीचर एजुकेटर वी ऑल नो कि इफ देयर इज something vast in our education system, that is our examination system, and this is not my quote, this is the quote of Radha Krishnan Commission, कि राधा कृष्णन कमीशन ने 1948 में उन्होंने ये कथन कहा कि अगर भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुझसे कहा जाए कोई एक दोष बताइए, कोई एक डिमेरिट बताइए, कोई एक फॉल्ट बताइए, तो उन्होंने कहा कि तो सबसे ज्यादा अगर कोई दोषपूर्ण व्यवस्था है तो वो हमारी परीक्षा प्रणाली, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था के जिसे हम कह रहे हैं कि डीमेरिट हैं या जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे असेसमेंट से जुड़ी, क्योंकि पहले दिन से विद्यार्थी का भी फोकस केवल परीक्षा पास करना रहता है और ज्यादातर हम शिक्षकों का भी हमारा फोकस रहता है कि हमारे विद्यार्थी अच्छे से अच्छे मार्क्स या ग्रेड लेकर आए। और इसी के कारण देखेंगे कि जो रोट मेमोराइजेशन है या और बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हैं, वो इसी के कारण आते। तो कैसे इसमें आमूल चूल परिवर्तन लाया जाए, इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि शिफ्ट फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड कि कंटेंट की बजाय अब हमारा फोकस कॉम्पिटेंसी की तरफ होना चाहिए, कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, सपोज आज मैंने कोई चैप्टर साइंस का डील किया, मैंने फोर्स पढ़ाया बच्चों को, तो केवल फोर्स को डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा, कि इससे बच्चे के अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई उनके ऊपर आप फोकस करें। प्रमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर आवर स्टूडेंट, टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, कि हमें अब जो हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इनकी तरफ हमें ध्यान देना। और आप सभी जानते हैं कि असेसमेंट का पर्पस क्या है, कि बच्चे की लर्निंग को एनहेंस करना, और इसीलिए जो इट विल हेल्प द टीचर एंड स्टूडेंट एंड द एंटायर स्कूलिंग सिस्टम continuously revise teaching learning process to optimize learning and development for all students, कि केवल बच्चे को पास या फेल करना पर्पस नहीं है, बच्चे की लर्निंग एनहेंस हो और जहां किस हिसाब से सिस्टम को उसके अनुसार बदला जाना चाहिए, उस सिस्टम में बदलाव के लिए भी असेसमेंट जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बहुत चर्चा हुई इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, प्रोग्रेस कार्ड, कि जो बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड है वो कंप्लीटली रीडिजाइन किया जाना चाहिए, कि उसको बदला जाना चाहिए। जिस तरह का अभी प्रोग्रेस कार्ड दिया जा रहा है उसकी जगह एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का मतलब क्या है, कि वो केवल बच्चों के मार्क्स नहीं बताए कि सब्जेक्ट में उसने इतने मार्क्स लिए, बल्कि बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन के बारे में बताए। 360 डिग्री असेसमेंट, यानी कि केवल असेसमेंट कॉग्निटिव डोमेन का नहीं, केवल बच्चे ने 3 महीने में साइंस में क्या क्या रटा उसका असेसमेंट नहीं, बल्कि 360 डिग्री असेसमेंट। इट इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट, include progress of child in project based, inquiry based learning, quizzes, role plays, group work, portfolios etc, and form and link between home and school। और इसे मैं जोड़ूंगा कि होता क्या है कि जब 12th बच्चे पास कर लेते हैं, 12th के बाद उनके पेरेंट्स को काउंसलर के पास जाते हैं, करियर काउंसलर के पास, और फिर पूछते हैं कि हमारे बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए। तो जब इस तरह का प्रोग्रेस कार्ड होगा बच्चे का, तो वो अपने आप में इट विल सर्व एज ए लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल, कि उसमें वो बच्चे की कैसी प्रोग्रेस चल रही है, बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के बारे में ये प्रोग्रेस कार्ड डील करेगा। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर विल बी डेवलप्ड, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है उसको ट्रैक किया जा सके। 3rd, 4th, 5th जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सही डिसीजन लेने में उसे हेल्प करने के लिए इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर विल बी डेवलप। और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने पहले कहा था कि कोचिंग कल्चर ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और इस कोचिंग कल्चर के कारण क्या है कि बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन जिस तरह का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो कोचिंग कल्चर को कैसे कम करें, कैसे बच्चों को हम अपने जो हमारा स्कूल सिस्टम है उसमें लेके आए जिससे ज्यादा से ज्यादा उनको बेनिफिट मिले, इसके लिए जरूरत है कि हम
अपने जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इसको फ्लेक्सिबल बनाएं कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है कि इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि क्लास 9 से सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट किया जा सकता है। बोर्ड के एग्जाम आप 2 बार कर सकते हैं, एक बार आप ऑब्जेक्टिव लें, सब्जेक्टिव लें। आपका जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट हो सकता है कि बच्चे ने छोटा पोर्शन सीखा, उसके बाद उसका एग्जाम हो जाए। तो इस तरह के कुछ हम मॉड्यूलर एग्जामिनेशन बोर्ड बनाने की वो बात करते हैं। और 2 बार उनका बोर्ड एग्जाम लिया जा सकता है कि अप टू 2 occasions ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इंप्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। किसी बच्चे ने अच्छा नहीं कर पाया एक बार तो उसको अगला मौका दिया जा सकता है। इनकी हम बात कर ही चुके हैं। सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट विद स्पेशल टैलेंट्स। बहुत सारे हमारे विद्यालयों में बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं उनको सही अवसर नहीं मिल पाते और वो दम तोड़। तो कैसे इन बच्चों को हम सपोर्ट कर पाएं, उनकी प्रतिभा है उसको और निखार पाएं, इसके लिए भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि स्कोप फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट टू परस्यू लर्निंग बियॉन्ड द जनरल करिकुलम, कि अगर विशेष प्रतिभा है तो उनको अलग से करिकुलम के अलग से उनको अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया जाए। जो हमारे लैंग्वेज की वजह से बहुत सारी प्रतिभाएं अपना दम तोड़ देती, जिस तरह का अभी एक सिस्टम, जिस तरह का एक ट्रेडिशन है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती तो आपकी प्रतिभा बाहर निकल के नहीं आ पाती। तो इस तरह के इंटरवेंशंस इन रीजनल लैंग्वेजेस इन रूरल एरियाज टू इंश्योर वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब एट ऑल लेवल्स इन स्कूल, extensive use of technology, Olympiad and competitions will be conducted in various subjects, and NCERT and NCT to develop guidelines for the education of gifted children. So this is all about my talk. So thank you very much for giving me this opportunity.